इसे गोधरा कांड के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर मैं हिंदुस्तान के इतिहास की बात करूं आज़ादी के बाद, तो जो 4-5 दंगे इस देश में हुए हैं, हाँ, उनमें शायद गोधरा और उसके बाद जो कुछ गुजरात में हुआ 2002 में, वो हम सब जानते हैं। 84 का दंगा, फिर भागलपुर का दंगा 89 का, 92 का जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हुआ, दिन 2002, 93 मुंबई। ये ख़ास दंगे हैं इस देश को जिन्होंने बड़ा इस जो हमारी एकता है उसको बड़ा इस पे असर डाला। और एक तरह से कहें तो ये इतिहास का बड़ा बदनुमा दाग है हमारे देश के ऊपर, क्योंकि दंगे जैसी चीज़ें जो हैं वो किसी भी सभ्य समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ना होती है, लेकिन कई बार ये चीज़ें होती हैं और इसके जड़ में कहीं ना कहीं अपना पर्सनल फ़ायदा, राजनीति, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। क्योंकि एक चीज़ तय है कि आम लोग जो हैं, आम हिंदुस्तानी, वो लड़ना एक दूसरे से नहीं चाहते हैं, झगड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के बिना काम चलता भी नहीं है और चल भी नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग हमेशा इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे माहौल ख़राब होता है और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है उन लोगों पे जो इसके विक्टिम होते हैं, उनकी फैमिली के ऊपर। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसी गुजरात दंगे से ही जुड़ा हुआ था कि जितने भी लोग इसमें मारे गए और जो उस वक्त बच्चे थे वो बच गए और उन्होंने अपनी आंखों से अपने घर वालों को मरते हुए देखा, इज्जत लुटते हुए देखा, तो उनके दिमाग से वो चीज़ें बड़े होने के बाद भी गई नहीं। और ऐसे लोग आगे चलकर ज़्यादा कट्टर होते हैं और उनके अंदर नफ़रत बहुत ज़्यादा पनपने लगती है और एक तरह से वो मुख्य धारा से कट जाते हैं। तो किसी भी दंगे का असर सिर्फ उस वक्त तक ही, उतने दिन नहीं होता जब ये दंगा जारी होता है, बल्कि इसका एक लंबे वक्त तक असर रहता है उन लोगों के दिमाग में, जहन में, जो इसको झेले हुए हैं, जिन्होंने इसको देखा है, जिन्होंने इसको सहा है। तो ये इसका ज़्यादा नुकसान होता है। आज की कहानी गोधरा कांड के ऊपर, और चूँकि सेंसिटिव इशू है तो मैंने कोशिश की है कि इसमें जितने फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख सकूं। 2002 का मामला है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेके जो विवाद था वो ऑलरेडी चल रहा था, करीब 8-9 साल गुजर चुके थे। लेकिन अयोध्या में आंदोलन छिटपुट तरीके से जारी था और उसी दौरान फरवरी 2002 में अयोध्या में ऐसे ही एक आंदोलन था राम जन्मभूमि पर, राम मंदिर को लेकर, और उसमें बहुत सारे कारसेवक वहाँ पहुँचे थे अलग अलग जगहों से। और इस आंदोलन को जो बुलाया था वो VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने, और वहाँ पे अयोध्या में इकट्ठा होने के लिए, जैसे 92 में हुआ था, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये चल रहा था। ये आंदोलन ने दम नहीं तोड़ा था और उस वक्त भी ये कोशिश यही थी। तो बहुत सारे देश भर से कारसेवक को VHP ने वहाँ पे इकट्ठा होने के लिए कहा था। तो बाकी राज्यों की तरह गुजरात से भी बहुत सारे कारसेवक अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँचने के बाद वहाँ पे इन लोगों ने हिस्सा लिया और फिर वहाँ रुकने के बाद 26 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से चलकर अहमदाबाद तक की ट्रेन आती है। तो साबरमती एक्सप्रेस में अयोध्या से गुजरात के करीब 2100-2200 कारसेवक वो उसमें सवार होते हैं वापस अपने अपने घरों को जाने के लिए। 26 फरवरी को अयोध्या से ये ट्रेन चलती है साबरमती एक्सप्रेस, और इसको 27 फरवरी की सुबह ही करीब 3 बजे इसका टाइम है गोधरा पहुंचने का। गोधरा की कुल आबादी मतलब अब तो करीब 1.5 लाख से ऊपर हो गई, उस वक्त 1.25 लाख के आसपास थी जब ये इंसिडेंट हुआ। और गोधरा की एक चीज़ ये है कि इसका नाम गोधरा क्यों है, ये भी एक कहानी है। गो से ये गोधरा बना। गो मतलब काऊ, गाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, और धरा जो है उसका मतलब होता है प्लेस, ज़मीन। तो गोधरा एक्चुअली लैंड ऑफ काऊ, इसका एक नाम है और इसका ये मतलब है। तो गाय की ज़मीन, तो उससे ये नाम पड़ा था। तो अच्छा खासा पीसफुल
शहर छोटा सा, तो करीब 21-2200 लोग अयोध्या से चलते हैं 26 फरवरी को। 27 फरवरी को राइट टाइम ये ट्रेन करीब 3 बजे इसका पहुंचने का था, लेकिन ये 4.5 घंटा लेट पहुंचती है। 1:30 बजे के आसपास ये ट्रेन दाहोद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। जो गोधरा इंसिडेंट को लेके अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी कमेटी बनी, जो भी जांच कमेटी बनी, जितने भी इसमें आयोग बने, कायदे से देखें तो हर एक की अलग अलग उसमें से जो है वो रिपोर्ट है, राय भी अलग अलग है। तो एक कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, चूँकि ये 1.5 घंटे पहले की बात है। 27 फरवरी को करीब 6 बजे ये ट्रेन दाहोद रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जो कि गोधरा से पहले था। और कहते हैं कि इस जो पूरी ट्रेन में आम पैसेंजर भी बहुत सारे थे, लेकिन ज़्यादातर जो कार सेवक थे वो 2 बोगी में थे, 2 डब्बों में, एक S6 में और एक S5 में। कोच नंबर S6, एक 5, ये जनरल कोच था। तो दाहोद में कहते हैं कि जब ये ट्रेन रुकी सुबह करीब 6 बजे, तो उसमें एक चाय वाला जो मुस्लिम था वो उस बॉगी में चढ़ने की कोशिश करता है जिसमें ये सारे कार सेवक थे, लेकिन उसको चढ़ने नहीं जाता। इसके बाद कुछ लोगों से झगड़ा भी होता है उसका, वो उतर आता है और कहते हैं कि फिर वो फ़ोन करता है, चूँकि अगला स्टेशन जो था वो गोधरा था, वहाँ अपने लोगों को कि ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने बदमाशी की है, झगड़ा हुआ है, तो उनसे निपट लो। ये एक थ्योरी है, लेकिन पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते। और कहते हैं कि उसी के कहने पे बाद में उसके कुछ लोग अपने लोगों को और लेकर पहुँचे और गोधरा पे फिर उन्होंने मारपीट की और पेट्रोल जो है बोगी पे डाला, पत्थरबाजी की और उसमें ये लोग मारे गए। लेकिन खैर मैं अभी 6 बजे के बाद 6:30 पे आता हूँ। तो 6 बजे ये दाहोद से ट्रेन चलती है, साबरमती एक्सप्रेस। सुबह 7:30 बजे के करीब ये गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। जब ये रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है तो वहाँ पे काफ़ी लोग पहले से मौजूद थे और उन सबको ये भी पता था कि कोच नंबर क्या है। अब ये अलग अलग आयोग की जो राय है, जो रिपोर्ट है, निचोड़ है, उसके हवाले से भी पूरी बात है। तो भीड़ जो है वो S5 जो कोच था ख़ास तौर पर उसको अपना निशाना बनाती है और वो पत्थरबाजी शुरू कर देती है। उस पत्थरबाजी की वजह से जो लोग ट्रेन के अंदर उस बोगी में S5 में सवार थे वो उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो बाहर की तरफ आए तो चोट लगेगी। और इसी बीच में कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल जो है उस बोगी पे डालते हैं और आग लगा देते हैं। तो जो भी मुसाफिर थे, कार सेवक थे, वो बोगी के अंदर फंस जाते हैं। और इसमें एक वर्जन ये भी है कि ये ट्रेन जैसे ही गोधरा से करीब थोड़े से स्टेशन से आगे थी तब ये हादसा हुआ। उसके बाद किसी ने जंजीर खींची और ट्रेन रुका, लेकिन तब तक उसके बाद ये पेट्रोल डाला गया और उसके बाद आग लग गई, लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। एक वर्जन ये है। एक जो उस वक्त रेल मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की अगुवाई में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को कहा गया था कि इस पूरे, चूँकि ये रेलवे का भी मैटर था, इंटरनल रेलवे की बोगी में आग लगी थी तो उनके अंदर भी आता था, तो इसकी रिपोर्ट दें। तो उस रिपोर्ट में इसको कोई प्री प्लान या साजिश के तहत ये हमला हुआ है उसमें मना किया गया था। फिर एक जांच चली और उसमें बीच में ये बात आई कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेन में आग लगी थी। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई। एक झगड़ा पहले चाय वाले को अंदर न जाने का, फिर एक शॉर्ट सर्किट, फिर एक गुस्से में पेट्रोल डालना, और एक ये कि ये प्री प्लान साजिश। तो प्री प्लान कैसे, क्यों? तो उसकी एक वजह उसका तार जोड़ा गया कि चूँकि ये कार सेवक थे, अयोध्या से लौट रहे थे, राम जन्मभूमि मसले को लेकर गए थे और राम मंदिर के निर्माण को लेकर आंदोलन कर रहे थे। तो अगर इन लोगों पे हमला या अटैक करते हैं तो इससे देश में जो सांप्रदायिक माहौल है वो बिगड़ेगा, दंगे होंगे और इससे दुश्मनों को फ़ायदा होगा। तो एक आया कि इसके पीछे ISI, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, उसकी साजिश है। तो ये अलग अलग सारी थ्योरी थी। खैर, तो जब ये हादसा होता है 27 फरवरी को सुबह 7:30 बजे के करीब, ट्रेन में आग लगा दी जाती है। उसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और किसी तरह आग पे काबू पाया जाता है। लेकिन आग इतनी ज़्यादा भयानक थी
कि आग पर काबू पाने या उसमें से जो मुसाफिर हैं उनको निकालते निकालते भी टोटल 59 कार सेवकों की मौत हो जाती है आग से जलकर। अब उस वक्त तक जब ये हादसा हुआ, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब ये हादसा हुआ, आग लगी और इन लोगों की मौत हुई, तब तक ये बात पूरी तरह से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, कौन लोग हैं। जानबूझ के आग लगाई, शॉर्ट सर्किट थी, पेट्रोल से आग लगाई, इसके पीछे आईएसआई की साजिश है। तो ये चीज़ें जैसे तेज़ी से उड़ती हैं या फिर खबरें फैलती हैं, उसमें उस दिन कई घंटे तक ये लोग इसी कन्फ्यूज़न में थे कि एक्चुअली हुआ क्या है। ये साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S5 में जो कुछ हुआ ये है क्या, हादसा है, साजिश है, प्लानिंग है, बदला है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात नोटिस करने की है कि इस हादसे के अगले कई घंटे तक चूँकि लोग खुद कंफ्यूज थे और किसी को कुछ पता नहीं था और इस तरह का कोई र्यूमर फैला नहीं था, तो तब तक कुछ हुआ नहीं था, बिल्कुल सब कुछ शांत था और लोग यही मान के चल रहे थे कि अभी पता नहीं सच्चाई क्या है, देखते हैं निकल कर आता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई तो फिर अलग अलग तरीके से र्यूमर फैलना शुरू हो गया। उसमें पहला ये था कि जो VHP के कार सेवक हैं उनको जानबूझकर निशाना बनाया गया और निशाना बनाने वाले गोधरा के जो मुसलमान हैं उन लोगों ने बनाया। अच्छा, गोधरा में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद भी है और पेट्रोल भी जानबूझ के डाला गया। दूसरी तरफ आया कि नहीं, ये शॉर्ट सर्किट है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें एक साथ हवा में तैर रही थी। बट शाम तक सब कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद ये खबर धीरे धीरे फैलती है, न्यूज़ चैनल के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए। अहमदाबाद में भी खबर जाती है और शाम होते होते फिर उस वक्त गुजरात के CM नरेंद्र मोदी थे, वो गोधरा भी पहुंचते हालात का जायज़ा लेने के लिए। और उधर तब तक चूँकि ये VHP के सारे कार सेवक थे, VHP ने ही वहाँ पे आयोजन किया था अयोध्या में, तो VHP के सारे लीडर एक्टिव हो जाते हैं। रात तक उसके बाद जब ये अफवाहें फैलनी शुरू होती हैं, जब इसको हिंदू मुस्लिम का पूरा रंग दे दिया गया था, तो हालात बिगड़ने शुरू होते हैं और उसके बाद छिटपिट खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि तनाव है। गोधरा में तब तक कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी तब तक सब कुछ हालात कंट्रोल में था। हालात बिगड़ता कब है या बिगड़ते वो ख़राब कब होता है, जब इस हादसे में मारे गए 59 के 59 लोगों को, उनकी लाशों को उनके परिवार को नहीं सौंपा जाता, बल्कि खुली गाड़ियों में, ट्रक में और बाकी गाड़ियों में इन 59 की 59 जली हुई लाशों को गोधरा से अहमदाबाद ले जाया जाता है। और अहमदाबाद में जब ये लाशें पहुंचती हैं खुली गाड़ियों में, तो और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी लाशें किसी के सुपुर्द नहीं की जाती हैं, बल्कि वो VHP के जो नेता थे वो लोग उन पे अपना कब्ज़ा करके रखते हैं। और इन लाशों के अहमदाबाद पहुँचते ही हालात अचानक बिगड़ जाता है। लोगों की जो भावनाएं थी, जो गुस्सा था, वो अचानक फिर उबाल पे आ जाता है। और उसके बाद देखते ही देखते खबरें आनी शुरू हो जाती हैं अलग अलग गुजरात के इलाकों से दंगे की। तो जो इसमें बहुत सारी जांच कमीशन और रिपोर्ट थी, उसमें ये भी है कि अगर गोधरा में जो लोग मारे गए थे उस दिन साबरमती ट्रेन में, अगर उनकी लाशों को इस तरीके से अहमदाबाद न ले जाया जाता तो शायद गुजरात न जलता और गुजरात में इतने बड़े पैमाने पे दंगे ना होते। लेकिन खैर हुआ। उसके बाद अगले 3 दिन तक, 28 की रात से ही शुरू हो गया था, लेकिन मामला बिगड़ा जब 1 तारीख को, चूँकि ये फरवरी का महीना था, तो फरवरी का महीना हमेशा 28 का होता है, तो 1 तारीख को 28 को ये शुरू हुआ और अगले 3 तारीख तक, 3 को किसी तरह से काबू पाया गया था, लेकिन 3 दिन तक गुजरात पूरी तरह से सुलगता रहा। और इस गोधरा कांड की वजह से जो दंगे हुए उसमें करीब 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए और इसका असर लंबे टाइम तक रहा। गुजरात की सड़कों पे जलती हुई गाड़ियाँ, टायर, हवा में काले धुएं, चीख पुकार, मातम, औरतों के साथ रेप,
जिंदा जलाना, काटना, मारना, मतलब सब कुछ हुआ। और उसने अचानक गुजरात की एक तस्वीर ही बदल कर रख दी इस दंगे ने। और इसमें यह भी ऐसा नहीं है, करीब जो 1200 लोग मारे गए, लोकसभा में इस पे सवाल उठा था, जो टोटल तादाद दी गई थी, तो उसमें करीब 254 हिंदुओं के नाम थे, 750 या 750 के करीब मुसलमानों के नाम थे, और बाकी कुछ अलग धर्मों के भी थे जो लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को की जब जांच की गई कि एक्चुअली था क्या, तो पहले तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई, गुजरात सरकार ने बनाई। उसने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसमें गोधरा, जो शुरुआती पहली रिपोर्ट आई उसमें यह था कि जो गोधरा कांड था वो एक साजिश का हिस्सा था और इस साजिश के पीछे आईएसआई का हाथ था। इसके बाद गुजरात की ही सरकार पर एक एसआईटी की टीम गठित की गई और एसआईटी की विशेष अदालत में जब ये मामला गया और उन्होंने जांच की, तो उसमें भी ये था कि ये साजिश है और कार सेवकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर और नानावटी आयोग की एक रिपोर्ट आई, जो नानावटी मेन, असल में इसको आप दो चीज़ें हैं, गोधरा और गुजरात, ये चूँकि इतने सारे एक साथ चीज़ें हो गई कि अलग अलग जांच करने में बहुत सारी दुश्वारियाँ थी, तो फिर कई बार जांच पे रोक लगाई गई। फिर कोर्ट के दिशा निर्देश पर यह हुआ कि दंगे के मामलों की और गोधरा के मामलों की एक साथ जांच हो। तो उस पर मेन जो नानावटी आयोग है, जो गुजरात दंगों को लेकर पूरी कमीशन है, नानावती आयोग ने अपनी जांच की और जो नानावटी आयोग की जांच रिपोर्ट है उसमें बाकायदा ये कहा गया कि ये प्री प्लान था गोधरा कांड, एक मतलब पहले से तय था, एक साजिश रची गई थी और ट्रेन को भीड़ ने पेट्रोल डालकर उसमें आग लगाई थी। ये नानावटी कमीशन की रिपोर्ट है। इसके बाद जो रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे, जब उन्होंने अपनी एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की अगुवाई में बनाई, उन्होंने साजिश की बात से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह साजिश नहीं थी। और फिर बीच में एक दो बार शॉर्ट सर्किट की भी बातें आई। लेकिन कुल मिलाकर अगर गोधरा कांड पे किसी एक आयोग की बात आप करें या एक से ज़्यादा जिसने एक ही तरह की रिपोर्ट दी है, तो यहाँ पे अलग अलग जो भी 2-3-4 कमीशन है, सबकी रिपोर्ट अलग अलग है। और उसमें मेन चीज़ ये है कि आखिर में जब ये मामला आता है एसआईटी कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में गुजरात के, तो 11 मार्च 2011 को जो एसआईटी की एक विशेष अदालत थी, उसने इस मामले में एसआईटी की एक रिपोर्ट, उसमें यह था कि साजिश, और नानावटी आयोग की रिपोर्ट, तो उसको आधार मानकर इस मामले में पूरे शुरुआत में जो है करीब 1500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ के नाम थे, कुछ के नाम नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे करके वो लिस्ट कम होती गई और आखिर में 1 मार्च 2011 को एसआईटी की विशेष अदालत ने इस पूरे मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया। 1500 से शुरुआत हुई थी और 31 लोगों को दोषी माना गया, जबकि 63 लोग, तो 1500 से आते आते 94 लास्ट में बचे थे। 63 को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अब इन 31 लोगों में से 11 लोगों को फांसी की सज़ा दी, जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी। ये एसआईटी की कोर्ट ने 1 मार्च 2011 को अपना फैसला सुनाया था। लेकिन बाद में फिर अहमदाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला गया, तो अहमदाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में इस एसआईटी की विशेष अदालत के फैसले को पलट दिया और जो 11 लोगों को फांसी की सज़ा दी थी, उनकी सज़ा भी उम्र कैद में तब्दील कर दी। तो ऑलरेडी जो 20 लोग थे उम्र कैद की, उनकी तो बरकरार रखी, बट 11 के 11 को भी फांसी की सज़ा को कैंसिल करके उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दी। तो गोधरा कांड के लिए कुल 31 लोगों को सज़ा सुनाई गई और उन 31 लोगों में से 31 के 31 को उम्र कैद की सज़ा दी गई। हालांकि इनका जो मेन आरोपी, जिसको शुरू में पुलिस ने बनाया था, जो मुख्य आरोपी, गोधरा कांड का मेन मास्टरमाइंड, उसको एसआईटी की अदालत ने बरी कर दिया, उसको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया सबूत ना होने की वजह से। अब अगर इस जांच
सरकार, पुलिस, इनसे हट के आप बात कीजिए और गोधरा घूम आइए। चूँकि मैं गोधरा गया और गोधरा के आसपास भी मिला, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर वडोदरा भी है, जहाँ का यूसुफ पठान और इरफान पठान क्रिकेटर हैं, तो उधर जाने का मौका मिला। तो वहाँ के आम हिंदू और मुसलमानों से अगर आप बात कीजिए तो उनका कहना है कि इस पूरे गोधरा कांड की जो सच्चाई है, जो कोर्ट ने फैसला दिया, चाहे SIT की विशेष अदालत ने या हाई कोर्ट ने, सच सामने नहीं आया। उनका मानना है कि सच कुछ और है। उनका ये भी मानना है कि इसमें गोधरा के आम जो लोकल लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। ये साजिश बड़ी थी, इसकी प्लानिंग कहीं और हुई। कौन लोग हैं, जाहिर सी बात है, बिना प्रूफ, बिना सबूत के आप नाम नहीं ले सकते। लेकिन उनका ये मानना है कि दोनों पक्षों का, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी, गोधरा और उसके आसपास के तमाम इलाकों का, कि सच्चाई ये नहीं है जो पूरे देश के सामने है, सच्चाई ये नहीं है जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सच्चाई वो नहीं है जो नानावटी कमीशन के लालू प्रसाद यादव ने जो रेल मिनिस्टर रहते हुए जो कमेटी बनाई उसकी, बल्कि इसकी सच्चाई कुछ और है और उस सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया गया है। लेकिन एक फैक्ट ये है कि इस एक गोधरा कांड ने मतलब वो बदनुमा दाग लगाया जिसका जख्म आज 16 साल के बाद भी ये देश महसूस करता है। और उसकी वजह ये है कि इस एक ट्रेन में आग के बाद जो 3 दिन तक 72 घंटों तक जिस तरीके से गुजरात जलता रहा, सुलगता रहा, जो दंगे हुए और जिस तरीके से लूट मार हुई, उसने न सिर्फ हमारे मतलब देश पर, बल्कि जो हमारी पूरी एक डेमोक्रेसी है, जो हमारी पूरी सर्वधर्म सद्भाव वाला एक सच्चाई है, इन सब के ऊपर चोट लगी। और उस 1-2 जगह मैंने ये देखा भी और पढ़ा भी कि ये दंगे तो 3 दिन में रुक गए थे, लेकिन जो उसकी टीस थी, जो उसका दर्द था, वो सालों लोग झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गुजरात छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोगों के अपने इस दुनिया से चले गए। तो वो जब भी गोधरा या गुजरात के दंगे याद आते हैं तो ये ज़ख्म हरा हो जाता है। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एक दूसरे से भरोसा भी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस दंगे ने न सिर्फ लोगों को मारने का काम किया, हालांकि कायदे से देखें तो इस दंगे में 1200-1300 लोग मरे, लेकिन इस दंगे ने गुजरात की 1200-1300 साल पुरानी जो एकता की परंपरा थी उस पर कहीं ज़्यादा चोट मारी। और यही वजह है कि जब भी हिंदुस्तान के इतिहास में दंगों का जिक्र आता है तो गोधरा और गुजरात दंगे दोनों का जिक्र आता है। लेकिन फिर सवाल ये कि अगर लोकल लोग जहाँ पे हुआ, जिस जगह पे, जिस ज़मीन पे हुआ, वही लोग दोनों धर्मों के में मानने को तैयार नहीं है कि सच ये है, तो फिर असली सच क्या है, उस सच से कब पर्दा हटेगा, इस साजिश के पीछे के असली ज़िम्मेदार लोग कौन हैं, ये कभी सामने आ पाएगा भी कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि जिसे अगर इस गोधरा कांड का मास्टरमाइंड बताया जाता और कोर्ट उसे बरी कर दे, तो ये भी है कि फिर पूरी जांच ही जो है वो शक के घेरे में आएगी। क्योंकि आम अगर आपके साथ 1500 लोग हैं, उसमें से 1400 बरी हो रहे हैं, 1450 बरी हो रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन एक केस का एक मास्टरमाइंड जो पहले दिन से है और वो बरी हो जाता है, तो फिर सवाल और शक ये दोनों न सिर्फ जाँच एजेंसी के ऊपर घूमती है, बल्कि फिर हमारे पूरे सिस्टम पर भी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये थी पूरी कहानी गोधरा की। हालांकि शुक्र ये है कि गोधरा अब इन 16 सालों में बदला है। गोधरा में आज भी हिंदू मुसलमान रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, और इसमें बहुत सारी पॉजिटिव भी कहानी है। बहुत सारे ऐसे जो गोधरा के मुसलमान मारे गए, जिनके घर में बच्चे रह गए, हिंदुओं ने उन्हें पाला पोसा, उन्हें पढ़ाया लिखाया, कुछ की तो ऐसी कहानी है स्कूल कॉलेज तक ले गए वो उनको। उसी तरीके से कुछ ऐसे थे जो हिंदू भी वहाँ पे मारे गए, उनके परिवार के लोगों को मुस्लिम ने गोद लिया और पढ़ाया लिखाया और उनकी नौकरी, शादी, सब कुछ। तो ये भी एक चेहरा। इससे ये होता है कि ये उम्मीद और ये भरोसा ज़िंदा रहता है कि चंद लोगों की वजह से देश का माहौल पूरी तरह से बर्बाद या ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक अच्छे लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, उनकी जो साजिश है वो कभी पूरी तरह से कामयाब नहीं होगी, चाहे वो दुश्मन हमारे देश के अंदर रहते हुए हमारे दुश्मन हो या फिर देश के बाहर सरहद के पार के दुश्मन हो। अगर हम एक हैं, हम में प्यार मोहब्बत है, हमें कोई बांट नहीं सकता, तो तब तक आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो कुल मिला के कहानी अफसोसनाक है, लेकिन यह है कि इन कहानियों से हमें सबक भी लेनी चाहिए कि किसी के बहकावे पे, किसी के कहने पे, चाहे वो नेता हो या कोई और हो,
ऐसी चीज़ों में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे न सिर्फ ये होता है कि ज़ख्म और गम मिलते हैं, बल्कि इंसानी रिश्ता ही टूट जाता है। तो ये थी कहानी पूरी गोधरा की। मैं दीपक से कहूँगा कि इससे, लेकिन मैं सवाल लूँ उससे पहले एक